नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन। गुनाह और गुनाहगारों से रखूंगा आपको अलर्ट। अलर्ट में आज की कहानी हर उस शख्स से जुड़ी है जो अपने आशियाने की तलाश में है। अगर आप भी अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि आपकी खुशियों पर बी कंपनी की बुरी नजर है। ये दर्द है उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपने आशियाने की चाहत में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी बिल्डर के हाथों में सौंप दी। इस उम्मीद के साथ कि उन्हें बिल्डर पैसा लेने के बाद घर बना कर देगा, लेकिन बिल्डर ने पैसा तो ले लिया लेकिन घर नहीं दिया। इंश्योरेंस दी थी हमें कि जुलाई 2014 में फ्लैट हमें दे दिया जाएगा। तो मैं 2014 में रिटायर हुई, तो हमने सोचा था कि उसके बाद सीधा हम अपने फ्लैट में जाएंगे गवर्नमेंट फ्लैट से, लेकिन नहीं दिया। अब 2017 हो गई, हमें तो रेंट पे रह रहे हैं। उधर से जो हमारी सारी जमा पूंजी थी रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला हमने सारा इधर लगा दिया। तो अब हम बहुत दुखी हैं कि हमें फ्लैट नहीं मिला आज तक। तो और आगे कब तक चलेगा, हम पेंशन में अपनी कब तक गुजारा कर पाएंगे घर का, या रेंट कितना देंगे, कुछ नहीं। अभी तो कुछ पता ही नहीं कब मिलेगा हमें हमारा फ्लैट। इनकी मेल लिखते हैं तो मेल में जवाब आता है कि आपको मार्च 17 में जवाब घर मिलेगा। मार्च 17 भी निकल गई, आज अप्रैल 17 में खड़े हैं, घर का कुछ नहीं पता है। पीड़ित बायर्स खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बिल्डर उन्हें अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर लूट रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अंडरवर्ल्ड के लोग हथियार दिखाकर और अपहरण कर लूटते हैं, तो बिल्डर लॉबी सपने दिखाकर। दिस इज सेकंड दाऊद, वो लोगों को गन दिखा के लूटता है। इन्होंने सारा कुछ सपने दिखाकर लूटा है हम लोगों को। कितना चला गया इसमें आपका? 1.25 करोड़ रुपए जा चुके हैं। यू कैन से वी केम ऑन रोड। आई एम स्टेइंग ऑन रेंट सिंस 2018 एंड रेंट भरे जा रही हूँ। ये जनतांत्रिक देश है। जनतांत्रिक देश में कुछ बदमाश लोग लूटते हैं, गन दिखा के लूटते हैं या डरा के लूटते हैं, अपहरण करके लूटते हैं। इसने हमारे सपनों का अपहरण किया है, हमें पूरा तरह से लूट लिया है। हम मर चुके हैं। विष टाउन नाम था इसका, पर हमें लगता है कि जैसा मैंने लिखा हुआ है हिंदी में, विष मतलब जहर, हमारे परिवार को या हमें या हमारे किसी साथी को विष ना पीना पड़े, ये हालत है हमारी। यासीन मलिक और गिलानी के मिल्टन टू ने हमारी ले ली, हड़प ली, वहां से भागाए हम। यहाँ हमने जमीन ले ली, यहाँ हमने ये मकान ले लिया, फ्लैट ले लिया, लेकिन जेपी ने हड़प लिया। अब बताइए यासीन मलिक और इस जेपी में फर्क क्या है? ये सबसे बड़ा मिलिटेंट है। पीड़ित बायर्स को डर है कि कहीं विजय माल्या की तरह जेपी बिल्डर भी देश छोड़कर ना भाग जाए और उनकी मेहनत की कमाई पर पानी न फिर जाए। इसका यहाँ इंस्टीट्यूट चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, इसके सीमेंट फैक्ट्रियाँ चल रही है, इसका हिमाचल हॉस्पिटल चल रहा है। ये सारा पैसा ले रहा है, आगरा एक्सप्रेसवे का पैसा ले रहा है, जो ये फ्लाई वाला है, ये वाला पैसा ले रहा है। सब पता है लोगों को, लेकिन जा कहाँ रहे हैं। इसलिए अच्छा, अब दूसरी बात ये है, ये बाहर जाना चाहता है, ये भाग जाएगा मालिया की तरह। फिर बाद में कहेंगे कि वो तो चला गया, फिर देगा गवर्नमेंट देगा, फिर स्टेटमेंट देगा कि हाँ हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको वापस लाने के लिए। अपने तमाम शक और शंकाओं को दूर करने के लिए पीड़ित बायर्स बीते शनिवार जेपी बिल्डर के नोएडा सेक्टर 128 दफ्तर में पहुंचे और कंपनी के चेयरमैन मनोज गौड़ से सवालात किए, लेकिन कोई माकूल जवाब न मिलने पर बायर्स और बिल्डर के बीच नोक-झोंक होने लगी। इसके बाद बायर्स का आरोप है कि बिल्डर ने उन्हें बंधक बना लिया। खुद को मुसीबत में देख बायर्स ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया से संपर्क किया। जैसे ही हमें ये खबर मिली,
न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम मौके पर पहुंची तो देखा वाकई बायर्स जेपी बिल्डर के दफ्तर के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे पर ताला लटका था। की तरफ से लगाया गया है और जो अंदर लोग हैं ये वो तमाम बायर्स हैं जो अपना हक मांगने अंदर जो है गए थे। बनाया हुआ है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबर दिखाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के कहने पर भी बिल्डर की सिक्योरिटी ने गेट पर लगा ताला नहीं खोला। बंदे को घर मिले, उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और सस्ता घर देना चाहते हैं। हमने तो 60-60 लाख रुपए दे रखे हैं इस बिल्डर को। जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमने लोगों की शिकायत को जोरदार तरीके से उठाया। वो भीख मांग रहा है इनसे कि मिल ले, आके हमसे मिल ले। मनोज गौड़ जी आके हमसे मिल ले, हम मिलना चाहते हैं आपसे, आप हमारे मालिक हो। मैं लास्ट ईयर आई थी यहाँ पर, इन्हें मेडिसिन सिखा के गई थी। इतना बड़ा डब्बा है मेरी मेडिसिन का कि गिव मी माय फ्लैट। मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव हाउस टू लिव इन। मेरे बच्चे का क्या होगा? कोई नहीं है मेरे पास। आई एम ऑल अलोन। किसी ने कोई सपोर्ट नहीं। एक्सपायर्ड इन 2010 में एक्सपायर हो गए थे वो। एक अकेली लेडी थी, मेरी जॉब भी की, बिजनेस करने वाली लेडी हूँ मैं। बिजनेस छोड़ के मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने बच्चों को बोर्डिंग में भेजा इसके लिए, किराया देने के लिए मैंने तो बोर्डिंग में भेजा। आज के दिन में ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास फंड्स है पढ़ाने के लिए, एंड मैं इसे ले आई हूँ वापस। मेरे बच्चे की जिंदगी सब कुछ खराब होने वाली है जेपी की वजह से। मैं फ्लैट की कंडीशन देख के कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, सारा कुछ भी, लिफ्ट भी नहीं चल रही। मेरी हाथ जोड़ के योगी जी से, सीएम ऑफ यूपी से प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज बाबा, मेरी हेल्प कीजिए, मेरी बहुत जरूरत है मेरे को। बिल्डर की इस हरकत से साफ हो जाता है कि जेपी बिल्डर को न कानून का खौफ है, न ही सिस्टम की परवाह। हर तरफ से निराश फ्लैट बायर्स की उम्मीद अब न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर टिकी थी। हमने भरोसा दिलाया इंसाफ दिलाने का। बायर्स जेपी ग्रुप को सख्त सजा दिलाना चाहते हैं। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की तादाद में बायर्स ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर पुलिस मुख्यालय पर पहुंचे, इंसाफ की आस में। हाथों में तख्ती लिए ये लोग जेपी बिल्डर्स के पीड़ित बायर्स हैं, जो करोड़ों रुपए देकर भी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी इस विभाग तो कभी दूसरे विभाग। बस उम्मीद है यही कि कहीं किसी दर पर इंसाफ मिल जाए, लेकिन ये उम्मीदें भी सिर्फ उम्मीदों के भरोसे ही टिकी हुई है। किसी को नहीं पता है, इन्होंने वेस्ट टाउन का नाम दे करके इसके अंदर 35,000 बायर को लूटा है। मैं कहूँगा इन्होंने तरह तरह से लूटा है। हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, मोदी जी यंगस्ट की बात करते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि लगातार आज 10 महीने से हम सब बायर्स मोदी जी को लेटर लिखते हैं, मोदी जी के पीएमओ ऑफिस में जाकर के बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वादे खोखले हैं, सब बातें हो गई, कोई पीएमओ ऑफिस कंटैक्ट कर। लेकिन मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि जो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने जो मुहिम चलाई है, इसके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं उन तक ये बात पहुंचेगी। मेरा बेटा बाहर रहता है, उसने लिया था कि he wants to come back to India. He cannot because he doesn't have place to stay. मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा घर बने और मेरा बच्चा वापस आए। हमने अपना पुराना घर बेच के 95% पेमेंट कर चुके हैं और उसमें कुछ भी नहीं अभी हमें दिखाई दे रहा। पीड़ित बायर्स के इंसाफ की लड़ाई कई सालों से चल रही है, लेकिन सिवाय आश्वासन के कभी कोई ठोस बात हाथ नहीं लगी। लेकिन मेहनत की कमाई हाथ से खिसकते देख बायर्स किसी भी कीमत पर अपनी जंग जारी रखना चाहते हैं। पीड़ित बायर्स अपना हक पाने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हो भी क्यों ना, आम आदमी पाई पाई जुटाने के लिए अपनी पूरी उम्र और हसरतों की आहुति दे देता है, और जब कोई उस जमा पूंजी पर डाका डाले तो कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अभी तक आपने जेपी ग्रुप की वो तस्वीरें देखी जहां बिल्डर ने प्री बुकिंग के नाम पर पैसा लिया और प्रोजेक्ट्स को लंबे समय तक अधर में लटका कर रखा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें जहां जेपी बिल्डर ने हवा में ही इमारतें बनाई और लोगों को बेच दी।
क्या करेंगे भाई, अभी कहाँ जाएंगे भाई, अब क्या करेंगे भाई। उस दिन तो बड़े ठह ठह नोट गिन रहा था, सीधा बता बात क्या, नहीं तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। ये दृश्य फिल्म खोसला का घोंसला का है। फिल्म की कहानी बताती है कि कैसे पैसा देने के बाद भी अपनी जमीन को पाने के लिए आम आदमी को एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ता है। जालसाज बिल्डर कैसे आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर लेते हैं। फिल्म में दिखाए गए तमाम किरदार काल्पनिक थे और कहानी पूरी तरह फिल्मी थी। लेकिन अब हम आपको असल जिंदगी में फिल्मी पात्र खोसला की तरह जिंदगी जी रहे शख्स की कहानी दिखाते हैं। अंकल जी, ये गाजियाबाद के रहने वाले निखिल चंदेल हैं। निखिल नोएडा की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हर आम आदमी की तरह ही निखिल ने अपने घर का सपना देखा था और अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी कमाई की पाई पाई जोड़कर घर की तलाश कर रहे थे। उन्हीं दिनों जेपी ग्रुप ने यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22 बी और सी में नेचर व्यू सोसाइटी लॉन्च की। निखिल को लगा कि जेपी बिल्डर उसके सपनों को पूरा करेगा। बड़ा नाम देखकर निखिल ने जेपी बिल्डर के प्रोजेक्ट में घर खरीदने के लिए 2013 में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। 2013 में मैंने जेपी के नेचर व्यू अपार्टमेंट्स स्पोर्ट सिटी ईस्ट यमुना एक्सप्रेसवे में फ्लैट बुक किया था। बहुत उम्मीद से फ्लैट बुक किया था क्योंकि जेपी बड़ा नाम था और उस फ्लैट पे जेपी के जो पार्टनर हैं आईसीआईसीआई बैंक, उन्होंने मेरे को फंडिंग करी थी। तो मैंने आंख बंद करके लोन लेके उनको 12,15,000 दे दिए थे, जिसमें से करीब 7.5 लाख बैंक ने फंड कर दिया था। मैं बड़ी उम्मीद में था कि 3 साल में एक जेपी के अच्छे उसमें एरिया में मेरे को फ्लैट रहने के लिए मिल जाएगा। निखिल को पूरी उम्मीद थी कि जेपी बिल्डर अपने बड़े नाम की तरह काम भी वैसा ही करेगा और उसे तय वक्त पर घर मिल जाएगा। लेकिन निखिल के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब 2.5 साल बीत जाने के बाद भी प्रोजेक्ट साइट पर काम शुरू ही नहीं हुआ। जब 2.5 साल बाद मैं साइट पे गया तो साइट पे तो एज इट इज़ था जैसे उन्होंने मेरे को दिखाया था और जंगल चूंकि बढ़ गया था साइट पे। इनके ऑफिस में गए तो कोई इन्होंने जवाब ठीक से इन्होंने दिया नहीं, ना ही कोई जस्टिफिकेशन दिया। मैंने इनसे पेपर्स मांगे, पेपर इनके पास कोई थे नहीं, इसलिए इन्होंने दिए नहीं। निखिल ने जेपी बिल्डर के दफ्तर में जाकर पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। निखिल को जेपी बिल्डर की नीयत पर शक होने लगा। थक हार कर निखिल ने प्राधिकरण का रुख किया, लेकिन प्राधिकरण से निखिल को जो जानकारियां हासिल हुई उसने निखिल को हैरान कर दिया। मेरे को शक हुआ, मैं अथॉरिटी गया। अथॉरिटी में जब मैंने अपना नक्शा, अपने डॉक्यूमेंट देखा, उन्होंने कहा आप कहाँ फंस गए। मैंने कहा क्या मतलब? कहा इस पर्टिकुलर लैंड पार्सल पे कोई भी प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं है, सिर्फ आपका नहीं, पूरे लैंड फॉर डेवलपमेंट 3 जो स्पोर्ट सिटी ईस्ट में जो लैंड इनको दी गई है उस पर कोई भी प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं है। खुद को ठगा देख निखिल जेपी बिल्डर के दफ्तर पहुंचा, लेकिन निखिल का आरोप है कि जेपी बिल्डर ने उसकी बात सुनने की जगह उल्टा बेइज्जत किया। इसके बाद निखिल ने न्याय पाने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक हर जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी सिवाय आश्वासन के कुछ हासिल नहीं हुआ। निखिल दर दर की ठोकरें खाता रहा। थक हार कर निखिल ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया से मदद की गुहार लगाई। हमने भरोसा दिलाया कि आपकी लड़ाई में हम साथ साथ रहेंगे और एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते निखिल की आवाज को हर जगह पहुंचाई। इसी बीच सूबे में विधानसभा चुनाव हुए और सरकार बदल गई। निखिल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर मदद मांगी। बात मुख्यमंत्री तक जाते देख यूपी पुलिस हरकत में आई और कई दिन की कवायद के बाद दनकौर कोतवाली पुलिस ने जेपी समूह के निदेशक समीर गौड़ और मनोज गौड़ समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। ये मुकदमा अपराध संख्या 140/17 पंजीकृत हुआ है, जो 4 लोगों के विरुद्ध है और ये धोखाधड़ी के मामले में धाराओं में दर्ज किया गया है।
क्या कार्रवाई की जा रही है? अब पुलिस में ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा उस हिसाब से जो सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन जब हमने इन आरोपों पर जेपी बिल्डर का पक्ष जानना चाहा तो कंपनी की तरफ से कोई भी अधिकारी कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोल रहे साहब बोल रहे कि हमें पता नहीं है कौन देगा, हमें सिक्योरिटी वाला। आप तो ठीक है, अब और हमें याद है ऐसे कि कोई भी प्रायर परमिशन के बगैर जो है ना। हाँ, परमिशन भी तो मांग रहे हैं, कैसे ले परमिशन लगाओ? परमिशन तो आजकल उस पर व्हाट्सएप पे चल रही है ना, किसके क्या कहते हैं इसको। मैं तुमको कॉल कर रहा हूँ, 3-4 बार कॉल कर चुका हूँ, फोन नहीं उठा रहे हैं। अजीत जी को क्या कहना है बताइए भाई। हम सिर्फ इनका पक्ष जानना चाह रहे हैं, जो बायर्स ने कहा है उस पर जेपी का क्या पक्ष है, जेपी क्या कहना चाहता है उस पर, ये है ना। बोल दिए ये हमारा कंसर्न नहीं है, मैं बात कर इसे कन्वे कर दो, बस मैसेज कन्वे कर दो। आप मना करेंगे तो ठीक है, हम बोल। हालांकि आरोप के जवाब में एक लिखित जवाब देते हुए जेपी बिल्डर ने सभी आरोपों को नकार दिया। निखिल की शिकायत दर्ज होने के बाद दूसरे पीड़ित बायर भी निखिल के साथ जुड़ने लगे। निखिल का आरोप है कि ठगी के इस खेल में कुछ बैंक भी शामिल हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया। बैंक को तो उसके लोन की ईएमआई मिल रही है, लेकिन पीड़ित बायर लोन की ईएमआई और घर के किराए के बीच पिस रहे हैं। इन्होंने लोगों को उल्लू बना के करोड़ों रुपए ले लिया, बैंकों के साथ में मिली भगत की, क्योंकि बिना किसी कागज के बेसिस पे बैंक ने फाइनेंस कर दिया। आज की डेट में मैं ईएमआई दे रहा हूं और आज से हमेशा देता रहूंगा, क्योंकि ईएमआई ब्याज पे चल रही है। ईएमआई किस बात की दे रहा हूं, ना जमीन पे वहां पे कुछ है। आज साइट में मैं गया था, कुछ मेरे साथ लोग गए थे, पूरी उसकी वीडियो बनी है, फोटो वहां से मैं खींच के लाया हूं। जमीन पे जंगल है, ना जमीन पे कुछ है ना कागजों पे कुछ है, लेकिन बैंक की ईएमआई चलती रहेगी। ये कहानी सिर्फ निखिल की नहीं है, बल्कि उन लाखों बायर्स की है जिन्होंने जेपी बिल्डर पर भरोसा किया और अपना सब कुछ गंवा बैठे। साल दर साल वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन मानो इस इंतजार की कोई मियाद ही न हो, जो पूरी होती हुई नहीं दिख रही। सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे जेपी ग्रुप इतने सालों तक मनमानी करता रहा। आखिर क्यों प्रशासन और पुलिस बी कंपनी यानी बिल्डर कंपनी की ओर से आंखें मूंदी रही। शायद इसका जवाब सत्ता और बिल्डर्स के गठजोड़ में छुपा है। कुछ बायर्स ऐसे हैं जो उन्हीं के साथी हैं, जो बाहर रह गए थे या कुछ सामान लेने बाहर आए थे, उनको भी अब अंदर नहीं जाने दिया गया है। ये लॉक लगा हुआ है, ना तो हम बाहर जा सकते। जो चीरा जबकि में सिक्योरिटी गार्ड से कि जब उनसे पूछा था कि वो हमसे मीटिंग करते हुए फिर वो भाग गए और फिर यहाँ पे हमें लगा दिया, इसलिए लगाया जिससे हम नेक्स्ट टाइम दोबारा से उनसे आके बात न कर सकें। हमें डराया जा रहा है कि इस बार जो हो गया, अगली बार हम आने की कोशिश करेंगे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की मुहिम रंग लाने लगी। पूरा सलूक करेंगे। जब हम जेपी बिल्डर के दफ्तर पहुंचे तो यहाँ के हालात ही कुछ अलग थे। पुरुषों के अंदर गुस्सा था तो महिलाओं की आंखों में आंसू। सबके अंदर एक दर्द था अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवाने का। मैं लास्ट ईयर आई थी, यहाँ पर इन्हें मेडिसिन सिखा के गई थी, इतना बड़ा डब्बा है मेरी मेडिसिन का। कई सालों से जेपी बिल्डर बेलगाम अपने मनमर्जी चलाता आ रहा था। पीड़ित बायर्स इंसाफ पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे। किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। 2010 में एक्सपायर हो गए थे वो। एक लेडी थी, मैंने जॉब भी की, बिजनेस करने वाली लेडी हूँ मैं। बिजनेस छोड़ के मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने बच्चों को बोर्डिंग में भेजा, इसके लिए किराया देने के लिए मैंने जब बोर्डिंग में भेजा। आज के दिन में ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास। सरकारें आती जाती रही, लेकिन पीड़ित लोगों को इंसाफ नहीं मिला। लोगों के भरोसे का साथ हमें मिला। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने पीड़ित बायर्स को हर हाल में इंसाफ दिलाने की ठानी। कुछ भी लिफ्ट भी नहीं चलती। मेरी हाथ जोड़ के योगी जी से, सीएम ऑफ यूपी से प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी हेल्प कीजिए। पीड़ितों की परेशानी को लेकर
न्यूज वर्ल्ड इंडिया यमुना एक्सप्रेसवे के प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचा और फिर जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। बिना अनुमति के ही सैकड़ों फ्लैट्स बेचकर लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में पूछा तो प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने माना कि जेपी बिल्डर ने नियमों की अनदेखी की है। पार्टी तो जब बिल्डिंग प्लान, पहले तो लेआउट सैंक्शन करती है, फिर बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करती है, फिर उसके बाद कंप्लीशन आता है और कंप्लीशन के साथ साथ ऑक्यूपेंसी अपने आप उसमें समाहित होती है। तो जब कंप्लीशन के लिए आता है उसमें कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, एफआईआर का पालन हुआ कि नहीं, कोई सेटबैक या एफआईआर गलत तो मिसयूज़ तो नहीं हुआ है, सब देखा जाता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको हटाने कहा जाता है, अन्यथा उसके लिए पेनल्टी का प्राविधान है। तो उसमें कंप्लीशन तो लिया जाना आवश्यक है, लेकिन नियोजन विभाग ने अवगत कराया है कि सेक्टर 22B और 22C में कोई इस तरह का कंप्लीशन अभी तक हमसे नहीं लिया गया है। हालांकि वो बार बार कंसेशन एग्रीमेंट के तहत उल्लिखित तमाम प्राविधानों की बात करते हैं जिसके तहत उनको इस प्रकार की छूट प्राप्त है, लेकिन अगर इस प्रकार की छूट कंसेशन एग्रीमेंट में है तो भी विधिक रूप से सही नहीं है और उसको रिविजिट करने की आवश्यकता है और मैं निश्चित तौर से इस पर रिविजिट करूँगा। दरअसल ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के बदले तत्कालीन प्रदेश सरकार ने जेपी समूह को 5 जगहों पर 500 हेक्टेयर जमीन लैंड फॉर डेवलपमेंट यानी LFD के लिए दी थी। पहला LFD नोएडा में, दूसरा और तीसरा ग्रेटर नोएडा के दनकौर और जेवर के बीच, चौथा अलीगढ़ और पांचवा आगरा में। इन्हीं में जेपी ग्रुप ने यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22B और C में नेचर व्यू सोसाइटी लॉन्च किया। बताया जाता है कि उस वक्त सूबे की सरकार पर काबिज बसपा सरकार से नजदीकी के चलते जेपी ग्रुप को रोकने या टोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। प्राधिकरण के अधिकारी भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते थे। जेपी ने टाउनशिप लॉन्च करने से पहले लेआउट प्लान के लिए प्राधिकरण में आवेदन नहीं किया और फ्लैटों की प्री बुकिंग शुरू कर दी। बुकिंग शुरू करने के बाद जेपी ने 2014 में लेआउट प्लान मंजूर कराने के लिए प्राधिकरण में आवेदन दिया। साथ ही उसने बिल्डिंग प्लान के लिए भी आवेदन कर दिया। हैरत की बात है कि बिना प्राधिकरण से लेआउट प्लान मंजूर हुए कोई बिल्डर फ्लैट की बुकिंग नहीं कर सकता। लेकिन मानो जेपी बिल्डर पर तो कायदे कानून लागू ही नहीं होते थे। आरोप है कि बिना लेआउट प्लान मंजूर हुए करीब 200 से ज्यादा लोगों के फ्लैट की प्री बुकिंग करा दी गई। इस दौरान प्राधिकरण ने जेपी के लेआउट प्लान पर कुछ आपत्ति लगा दी। जेपी से उसका जवाब मांगा, लेकिन जेपी ने आज तक प्राधिकरण के आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ बायर्स ऐसे हैं जो उन्हीं के साथी हैं जो बाहर रह गए थे या कुछ सामान लेने बाहर आए थे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबर दिखाने के बाद प्राधिकरण भी हरकत में आई और यमुना प्राधिकरण ने जेपी बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेपी के 5 बिल्डिंग प्लान की एप्लीकेशन रद्द कर दी। हमें डराया जा रहा है कि इस बार आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया द्वारा ये RTI में दी गई एक सूचना के आधार पर यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि सेक्टर 22B में कुछ निवेशकों को भवन जो है जेपी ने आवंटित किए थे और जिसका कि बिल्डिंग प्लान सैंक्शन नहीं है। तो उनके इस बात के बाद पतौली मंगा के जांच कराई गई और ये तथ्य सही पाया गया। इसी प्रकाश में जो है बिल्डिंग प्लान निरस्त किया जाता है। प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद इन जमीनों पर हुआ निर्माण अवैध माना जाएगा। इन प्रोजेक्ट के लिए जेपी फ्लैट की प्री बुकिंग करा चुका है। प्राधिकरण की कार्रवाई से बड़ी संख्या में निवेशक प्रभावित होंगे। हालांकि प्राधिकरण ने साफ कह दिया है कि जेपी को 1 साल के अंदर या तो लेआउट पास कराना होगा वरना निवेशकों का पूरा पैसा ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। यमुना प्राधिकरण फिलहाल कार्रवाई करता दिख रहा है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया द्वारा मुहिम चलाने और इस पर खबर दिखाने के बाद यमुना प्राधिकरण हरकत में आया है और यमुना प्राधिकरण ने जेपी बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पोर्ट्स सिटी के सेक्टर 22B और C के 5 भूखंडों के सालों से लंबित पड़े हुए बिल्डिंग ड्राइंग के आवेदन को निरस्त कर दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि उन बायर्स का क्या जो सालों पहले इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना फ्लैट बुक कराकर पैसा दे चुके हैं।
उपभोक्ता मामलों के जानकार मानते हैं कि बिल्डर के हाथों गुमराह होकर लूटने से बचने के लिए बायर्स का अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। बायर को हम ऑलवेज कहेंगे, उपभोक्ताओं को ये कहना चाहेंगे कि आप ऑलवेज पैसे तब लगाइए जब आपको ये महसूस हो रहा है कि पैसे के साथ साथ आपको पोजीशन भी मिल रहा है, आपको रहने का भी सुविधा आ रही है। आप कभी भी ऐसा नहीं कीजिए, लोभ मत दिखाइए कि आपको कम पैसे में कोई आपको कुछ उपलब्ध करवा रहा है, कोई कम पैसे में आपको उपलब्ध नहीं कराएंगे। तो कंज्यूमर को ऑलवेज पोजीशन पे पेमेंट करके लेना चाहिए। आप अपने सपने को यूं बर्बाद होने न दें, सोचें, समझें, फिर अपनी गाढ़ी कमाई को आशियाने में लगाएं। सवाल करें, सुरक्षित रहें। आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगा अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त। तब तक के लिए अलर्ट की पूरी टीम की तरफ से परिवेश वात्सायन को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बच के रहना।